सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लास्ट मिनट रिवीजन को सप्लीमेंट करने के लिए आ गई है एक और स्पेशल वीडियो। कल्चरल स्टडीज के वन लाइनर्स के बाद हम लोग आज देखने वाले हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के वन लाइनर्स, जहां पे हम लोग एंशिएंट क्रिटिक्स से मॉडर्न क्रिटिक्स तक के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो नेट के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो आज एक फ्लैशबैक की तरीके पूरा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला पॉइंट है, इन विच वर्क डिड सोक्रेट्स सेड दैट पोएट्स आर नथिंग बट इंटरप्रेटर्स ऑफ गॉड। ध्यान दीजिएगा, ये सोक्रेट्स का काम नहीं है, ये है आपका वर्क प्लेटोस इयन का। अगर आपको प्लेटोस के सारे वर्क पता होंगे, क्रिटिकल वर्क्स पता होंगे, तो आपको ये पता होगा कि प्लेटो का जो राइटिंग स्टाइल था वो सोक्रेटिक डायलॉग राइटिंग स्टाइल था। तो इस वर्क में प्लेटोस इयन में भी उन्होंने सोक्रेट को एक कैरेक्टर रखा है एंड इयन को एक कैरेक्टर रखा है, एंड ये लोग पोएट्री या आर्ट ऑफ पोएट्री के ऊपर बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सोक्रेट्स एक कैरेक्टर यूज किया है आपके प्लेटो ने, और ना सिर्फ इयन में यूज किया है। आगे एक और वर्क आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि प्लेटो ने जो ये डायलॉग और सोक्रेटिक जो मेथड है अपने कई काम में यूज किया है। तो पहला हमारा वन लाइनर है प्लेटोस इयन। इन विच बुक डिड प्लेटो क्लेम्ड दैट poets should be banished from their idle world as they are liars। ये फेमस लाइन है प्लेटो की, और ये उनके फेमस वर्क द रिपब्लिक के अंदर लिखी गई है, जहां पे पोएट्स ने कहा है कि जितने भी, जहां पे प्लेटो ने कहा है कि जितने भी पोएट्स होते हैं उनको आइडियल वर्ल्ड से बैनिश कर देना चाहिए। ओके, अब इस काम को किसी ने डिफेंड भी किया है। आपको प्लेटो के उस काम को सुनते ही ये पॉइंट माइंड में आ जाना चाहिए। इन विच बुक डिड शेली काउंटर प्लेटोस प्रेफरेंस फॉर लेजिस्लेटर्स ओवर पोएट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शेली मतलब पीबी शेली की बात हो रही है, और यहाँ पे पूछा है कि प्लेटो के कौन से उस पॉइंट को इन्होंने काउंटर किया है। अब प्लेटो का जो पोएट्स को लेके मानना था कि वो जो लेजिस्लेटर्स को ज्यादा मानते थे, और पोएट्स को तो वो ऑलरेडी बोल चुके थे कि दे शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द आइडियल वर्ल्ड। तो इनके इस पॉइंट को शेली ने अपने कौन से काम में काउंटर किया है? ओके, तो ये काम है डिफेंस ऑफ पोएट्री विच वाज पब्लिश्ड इन 1821। अब डिफेंस ऑफ पोएट्री सुनते ही आपके दिमाग में एक और राइटर आ जाना चाहिए जिसने अगेन डिफेंस ऑफ पोएट्री भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं। Why did Plato banish poets from his ideal state? अब यहाँ पे रीजन पूछा है कि क्यों उसको बैनिश किया है। सिंपल सा रीजन है, प्लेटो का ये मानना था कि आपके जो पोएट्स हैं वो लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑर्नामेंटेशन को यूज करते हैं पोएट्री में, जो रियलिटी नहीं दिखाता है एंड सब कुछ झूठ दिखाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, टू हिम poets use a lot of imagination and ornamentation which is far beyond than reality। Hence उन्होंने जो poets को है अपने ideal state से बाहर निकालने की बात की है। In his theory of mimesis, Plato says that art is imitation of life and nature। To argue his case, he gives an example of what प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी ऑफ मिमेसिस को यूज किया है कि कोई भी जो आइडिया होता है वो पहले एक आइडिया फॉर्मेट में आपके दिमाग में आता है, देन दिमाग में नहीं, एक आइडिया के फॉर्म में आता है, देन वो आपके दिमाग में आता है, दिमाग से आप उस चीज को उतारते हैं किसी काम में, और चेयर के थ्रू इन्होंने ये एग्जाम्पल बताया है। आपको एक फ्रेज याद रखना है, थ्राइस या ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। आप जब पढ़ रहे होंगे आपने इस फ्रेज को जरूर इनकाउंटर किया होगा थ्योरी ऑफ मिमेसिस के केस में, जहां पे प्लेटो बताते हैं कि जो आइडिया जो पोएट्स जो लगाते हैं किसी भी काम को लिखने में, वो रियलिटी से 3 बार या 3 गुना दूर है। तो इस थ्योरी ऑफ मिमेसिस को बताया है प्लेटो ने चेयर का इस्तेमाल करते हुए। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स डज अरिस्टोटल यूज द वर्ड कैथारसिस इन हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। अब आप सबको पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखी है ये उनका सेमाइनल मोस्ट पॉपुलर वर्क है। इस वर्क के अंदर इन्होंने ट्रेजेडी से, प्लॉट से या फिर एक स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आगे भी सारे राइटर्स फॉलो करेंगे कि हाँ यही सही तरीका होता है ट्रेजेडी या स्टोरी लिखने का। तो इसके अंदर इन्होंने कैथारसिस नाम का एक पॉइंट या फिर एक एलिमेंट यूज किया है, हमार्शिया यूज किया है, पेरिपिटिया यूज किया है, बैथोस एंड पैथोस, बहुत सारे टर्म्स का यूज किया है। क्वेश्चन पूछा है कि ये जो
इनका टर्म है कैथारसिस। ये इनकी पोएटिक्स के कौन से चैप्टर में से आया है? तो ये है चैप्टर 6 में से ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। द इशू ऑफ प्रिविलेजिंग स्पीच ओवर राइटिंग वाज टेकन अप फॉर डिस्कशन इन प्लेटोस डैश। अब प्लेटो का एक काम आपसे पूछा गया है जहां पे प्लेटो प्रेफर करते हैं स्पीच को ओवर राइटिंग। वो बोलते हैं कि स्पीच जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं वो ज्यादा बेटर फॉर्मेट है देन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में आपको बहुत मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये उनके कौन से काम में पूछा गया है? ये इनका काम है फेडरस। अगेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि ये भी सोक्रेटिक डायलॉग की तरह इन्होंने यूज किया है, जहां पे अगेन एक कैरेक्टर सोक्रेट है एंड दूसरा जो बंदा है वो है फेडरस। और ये पूरी जो आपकी बुक हो जाती है वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Which two of the following poets defended poetry against Plato's degeneration of poetry? अब प्लेटो ने जो पोएट्स को इतना गलत बोला है और पोएट्री के बारे में जो भी बातें बोली हैं उसको डिफेंड किया है हमारे इंग्लिश क्रिटिक्स के दो क्रिटिक्स ने। अब वो कौन से दो क्रिटिक्स हैं? सबसे पहले तो किया है आपके फिलिप सिडनी ने एंड देन किया है आपकी पीबी शेली ने। देखने वाली बात यह है कि दोनों ने ही डिफेंस ऑफ पोएट्री सेम नाम से अपना ये जो क्रिटिकल ऐसे है वो लिखा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फिलिप सिडनी ने जो डिफेंड किया है इन सारी बात को चार्ज किया था उनके टुवर्ड्स स्टीफन गुसॉन ने। ये भी यहाँ पे आई हैव प्रोवाइडेड फॉर यू ताकि आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। एंड पीबी शेली ने जो डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है वो किसके डिफेंस में लिखा है? थॉमस लव पिकॉक ने एक ऐसे लिखा था 4 एजेस ऑफ पोएट्री, उनके डिफेंस में इन्होंने ये वर्क लिखा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के टुवर्ड्स। इन विच बुक हैज अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट पोएट्री प्रोवाइड्स सेफ आउटलेट फॉर द रिलीज ऑफ इंटेंस इमोशंस? अब जो अरिस्टोटल थे तो ये प्लेटो के ही डिसाइपल थे, शिष्य थे, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी, इनकी भी थ्योरी ऑफ मिमेसिस है, लेकिन इनका सोचना अब इनके गुरु से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अरिस्टोटल का ये मानना है कि पोएट्री जो है आपके इमोशंस का एक सेफ आउटलेट आपको देती है, ये इन्होंने किसके अंदर लिखा है? अपने सेमाइनल वर्क पोएटिक्स के अंदर इन्होंने इस बात को बोला है। आप सबको पता होना चाहिए कि पोएटिक्स 26 चैप्टर्स में बटा हुआ है, जहां पे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक पर बात की गई है। ओके, of what does Aristotle talks about as imitation of an action that is complete and whole and of certain magnitude having a beginning, middle and an end? आप सबको पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल ने पोएटिक्स के अंदर ट्रेजेडी के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है एंड ये जो पॉइंट बोला है कि वो इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, एक स्टोरी होती है, उसका एक बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड होता है। तो विदाउट डाउट आपको अगर ये पॉइंट नहीं भी पता होगा एंड ऑप्शंस अगर दिए होंगे कि पोएट्री, ट्रेजेडी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ट्रेजेडी या किसी कहानी के बारे में बोला जा रहा है। ओके, moving on to another point, we have which ancient and English critic believed that a rhyme is not integral to poetry? अब पोएट्री बिना राइम के कैसी दिखती है? ये तो आपने इंग्लिश के बहुत सारे ब्लैंक वर्ड्स वाले एग्जाम्पल्स में देखा होगा। इस पॉइंट को कि पोएट्री में राइम जरूरी नहीं है, किन दो राइटर्स ने, एक एंशिएंट क्रिटिक और एक आपके इंग्लिश क्रिटिक, किसने बोला है? होरेस ने बोला है और फिलिप सिडनी ने बोला है। ओके, Horace's seminal work that advises poets on the art of writing poetry is आपके होरेस का जो मेन इंपॉर्टेंट सेमाइनल वर्क अगेन माना जाता है विच इज आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका के अंदर होरेस ने पोएट्स को भी बहुत सारी एडवाइस दी है, वेयर एज क्रिटिक्स को भी बहुत सारी एडवाइस दी है। तो आर्स पोएटिका के अंदर इन्होंने पोएट्स को बताया है कि आर्ट ऑफ राइटिंग एक्चुअल में होती कैसी है एंड ये आगे जाके आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ज्यादा इनको फॉलो किया है। ओके, Which ancient critic prescribed that poetry should both instruct and delight? कौन से वो क्रिटिक हैं जो पोएट्री के लिए बोलते हैं कि ये सिर्फ आपको इंजॉयमेंट नहीं देता है, ये आपको कुछ सिखाता भी है, बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट? तो ये होरेस ने अपने आर्स पोएटिका में बताया है। ये जो पॉइंट है ये एक और राइटर ने बोला है, आगे जाके आपको क्लियर होने वाला है। What does the phrase ut pictura poesis from Horace's Art of Poetry mean?
आपके जो होरेस हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, जैसे उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट टर्म दिया है पर्पल पैच का। पर्पल पैच पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी गुड शॉट, जिसके बारे में आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि पर्पल पैच क्या है। तो जो एंशिएंट क्रिटिक्स थे उन्होंने बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन किया है। यहाँ पे पूछा है कि जो होरेस का इंपॉर्टेंट ये टर्म है उट पिक्चरा पोएसिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एज इन पोएट्री सो इन पेंटिंग। अब ध्यान से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था ये होरेस ने नहीं इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था आपके एक राइटर हैं जिसका नाम है प्लूटार्क। इन्होंने कहा था कि पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर एंड पेंटिंग इज अ साइलेंट पोएट्री। ओके, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला था। बट कभी कभी होता है ना कि कॉन्सेप्ट बनाया किसी और ने होता है, लेकिन दूसरी बार उसको कोई क्रिएटिव तरीके से बताता है तो वो इंसान ज्यादा फेमस हो जाता है। सेम यही चीज हुई है कि ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ये प्लूटार्क का कॉन्सेप्ट है, लेकिन होरेस ने इनको इस फ्रेज के थ्रू बताया है तो वो ज्यादा फेमस हो गया है। ओके, अगला पॉइंट, इन हिज एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट पोप रेफर्स टू विच एंशिएंट काउंसिल who said, keep your peace 9 years, which enjoins on writers patience and great care before they rush to print. अलेक्जेंडर पोप ने अपने इस फेमस वर्क में एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट में एक राइटर, एक काउंसिल, एक क्रिटिक के बारे में बात की है जो कि एक एंशिएंट क्रिटिक है। उन्होंने कहा है कि उनसे उन्होंने ये सीखा कि जो आपका काम होता है उसको आपको 9 साल तक होल्ड पे रखना चाहिए और 9 साल के बाद आपको पब्लिश करना चाहिए, ताकि आपको उस वर्क की इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि आप जब उस काम को पब्लिश कर रहे हो वो लोगों को उसकी नीड है भी या नहीं, या फिर आपका वो काम अब रेलेवेंट रह भी गया है या नहीं। तो ये जो एडवाइस थी ये दी थी होरेस ने, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि होरेस को फॉलो किया है आपके अलेक्जेंडर पोप ने। आप जानते हैं कि ये सब नियो क्लासिकल थे, क्लासिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, तो आपके अलेक्जेंडर पोप ने होरेस की इस जो एडवाइस को माना है। ओके, what are the 5 conditions mentioned important by Longinus in his On the Sublime? अब आपके जो Longinus हैं ये भी एक एंशिएंट क्रिटिक है, इनका फेमस वर्क है On the Sublime। इसके अंदर इन्होंने सब्लिमिटी के लिए 5 वो पॉइंट्स बताए हैं जिसकी वजह से एक जो वर्क होता है वो सब्लिमिटी को रीच कर पाता है। वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं? ग्रेट थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, नोबल डिक्शन, प्रॉपर फिगर ऑफ स्पीच, एलिवेटेड स्ट्रक्चर एंड लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। अब इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि आउट ऑफ दीज 5 पॉइंट्स वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको लॉन्जाइनस कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो है आपका लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। आपके लॉन्जाइनस कहते हैं कि ये 5 पॉइंट सब्लिमिटी रीच करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। तो ये आपको याद रखना है। ओके, आई होप आपको सारे अपने क्रिटिसिज्म की जो पिक्चर है वो एक ही बार में क्लियर हो रही होगी। आप बहुत सारे टर्म्स को इधर उधर लिंक कर पा रहे होंगे, जो हमारे लिटरेचर स्टूडेंट होने की खासियत है। ओके, in Apology for Poetry, Sidney discusses the didactic function of poetry by comparing it to, didactic का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो आपको कुछ सिखाता है। तो आपके Apology for Poetry में सिडनी डिस्कस करते हैं कि जो पोएट्री है उनको 2 फील्ड से उन्होंने कंपेयर किया है। वो कौन सी 2 फील्ड है? एक तो है आपकी फिलॉसफी, यहाँ पे बीच में एंड होना चाहिए था। दूसरी है आपकी हिस्ट्री। फिलॉसफी और हिस्ट्री जिस तरीके से लोगों को कुछ इंस्ट्रक्ट करती है, कुछ सिखाती है, फिलिप सिडनी का मानना है कि पोएट्री भी लोगों के जीवन में कुछ सिखाने का ही काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ 3 काइंड्स, दे आर रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव। ओके, फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग कौन से वो 3 काइंड्स ऑफ पोएट्री हैं जो वो बताते हैं? एक रिलीजियस पोएट्री, फिलोसॉफिकल पोएट्री, इमेजिनेटिव पोएट्री। अगेन इसमें से एक क्वेश्चन आया है कि इन तीनों में से जो आपके फिलिप सिडनी है वो किस टाइप की पोएट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो वो इंपॉर्टेंस देते हैं इमेजिनेटिव
पोएट्री को। ओके, विच इंग्लिश क्रिटिक हैज स्टेटेड दैट वर्क ऑफ आर्ट इज सुपीरियर देन नेचुरल वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, आपने फिलिप सिडनी का जो अपॉलजी फॉर पोएट्री पढ़ा होगा, जो उन्होंने डिफेंस के बारे में बात की है, तो उन्होंने बोला है, जब प्लेटो ने बोला था कि उनको बैनिश कर देना चाहिए पोएट्स को क्योंकि वो रियलिटी को हैम्पर करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमारे जो पोएट्स हैं वो रियलिटी को तो बिल्कुल भी कॉपी करते ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो रियलिटी है इट इज फार बेटर देन, हमारा जो क्रिएटिव वर्क है इट इज फार बेटर देन रियलिटी। ये जो पॉइंट है इन्होंने बोला है आपके फिलिप सिडनी ने, हेंस इन्होंने कहा है कि वर्क ऑफ आर्ट इज सुपीरियर देन नेचुरल वर्ल्ड। इन्होंने कहा है हमारी पोएट्री में जो हम लोग वर्ल्ड दिखाते हैं, जो कुछ भी हम लोग अपने इमेजिनेशन के थ्रू बना के दिखाते हैं, वो रियलिटी से कहीं ज्यादा बेटर होता है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप पोएट्स को बोलें कि वो रियलिटी को कॉपी या इमिटेट करते हैं। ओके, व्हाट डज फिलिप सिडनी कॉल पोएट हेटर्स इन डिफेंस ऑफ पोएजी। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं। ये जो टर्म है आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री के अंदर फिलिप सिडनी ने पोएट हेटर्स को क्या बोला है, माइसोमोसाई बोला है। ओके, माइसोमोसाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। इन हिज डिफेंस ऑफ पोएसी विच वर्क्स डिड सिडनी कमेंट्स एज गुड एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश पोएसी। फिलिप सिडनी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि बैक टू बैक फिलिप सिडनी से हम लोग को क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो अपनी डिफेंस ऑफ पोएट्री के अंदर सिडनी ने वो कौन से 2 वर्क्स हैं जिनको बोला है कि इंग्लिश पोएट्री में वो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका वो एग्जाम्पल है मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स का और दूसरा है आपका शेफर्ड्स कैलेंडर का। ओके, in his defense of poesy, what is the best and most accomplished kind of poetry? सिडनी के अकॉर्डिंग वो कौन सी फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो इनके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है? तो जो क्लासिकल राइटर्स या फिर जो नए नए इंग्लिश राइटर्स थे वो आपकी एपिक पोएट्री एंड हेरोइकल पोएट्री को बहुत ज्यादा फेवर और अच्छा समझते थे, हेंस इन्होंने इस टाइप की फॉर्म ऑफ पोएट्री को सबसे बेस्ट माना है। अगला, ड्राइडन्स एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी डिफेंड्स क्लासिकल ड्रामा विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। आप सबको पता होगा कि ड्राइडन ने लिखा है ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। 4 कैरेक्टर्स को यूज करते हुए इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की है, जहां पे इन्होंने क्लासिकल ड्रामा को डिफेंड किया है, इंग्लिश ड्रामा के बारे में बात की है, फ्रेंच के बारे में बात की है, मॉडर्न्स के बारे में बात की है। ये 4 जो पॉइंट्स हैं इन्होंने, ये 4 जो कैरेक्टर्स आपके सामने हैं इनके थ्रू इन्होंने बात की है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यूजिनस, निएंडर, क्राइट्स एंड लाइसीडियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी whom does John Dryden refer to as the most learned and judicious writer which any theater ever had? तो आपके जो ड्राइडन हैं, ये जो जितनी भी तारीफें हैं उन्होंने किसके लिए की हैं? बेन जॉनसन के लिए उन्होंने ये बातें बोली हैं। शेक्सपियर के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं जो आई होप आपको याद होंगी। To err is human, to forgive is divine. A little learning is a dangerous thing. Fools rush in where angels fear to tread. ये 3 फेमस कोटेशंस जो आज की डेट में हर जगह यूज की जाती हैं, कहां से आती हैं? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, आपके अलेक्जेंडर पोप जो इस टाइप की कोटेशंस या इस टाइप की डाइडैक्टिक टर्स फ्रेजेस को देने के लिए फेमस थे, वो है आपका एसे ऑन क्रिटिसिज्म। Which ancient critics does Alexander Pope comment as exemplary in essay on criticism? अपने essay on criticism के अंदर, क्योंकि आपकी जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो कौन थे? नियो क्लासिकल थे, वो क्लासिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। ओके, तो उन्होंने कौन से वो क्लासिकल राइटर्स हैं जिनको एग्जेम्पलरी बताया है? वो है आपके अरिस्टोटल, होरेस, डायोनिसस, क्विंटिलिन एंड लॉन्जाइनस। आपको याद रखना है। ओके, इन विच वर्क डिड सैमुअल जॉनसन coined the term metaphysical poets? अब आपके क्रिटिसिज्म की फील्ड में मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर एक और राइटर हैं, एक और क्रिटिक हैं जिन्होंने लिखा है, आप दिमाग में याद रखिएगा, आगे आने वाला है। तो सैमुअल जॉनसन ने ये जो मेटाफिजिकल पोएट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो टर्म है, जिन राइटर्स मेटाफिजिकल राइटर्स को हम लोग आज टर्म करते हैं, वो उन्होंने खुद से नाम नहीं दिया था। जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने उन राइटर्स के काम को
जज किया और देखा कि ये सब लोग तो एक जैसे ही कंसीट्स यूज कर रहे हैं, तो हेंस उनको जो टर्म दिया मेटाफिजिकल पोएट्स दिया। अब ये जो टर्म है उन्होंने कौन सी बुक के अंदर दिया? लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1179 से 1781। अब ये इतना लंबा क्यों? क्योंकि ये एक बायोग्राफिकल क्रिटिक थे आपके सैमुअल जॉनसन। तो इन्होंने लाइव्स ऑफ पोएट्स मतलब बहुत सारे ऑलमोस्ट 52 या 53 पोएट्स की इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं वो है आपके लाइफ ऑफ कॉले आगे आ गया है। इन विच वर्क डिड सैमुअल जॉनसन accused metaphysical poets of their tendency to saunter away। saunter away का मतलब होता है कि बस ऐसे ही ढीले ढीले होके चलना। तो इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को ये टर्म दिया है कि वो बस ऐसे ही saunter away करते थे अपनी पोएट्री, मतलब कुछ भी लिख दिया करते थे। ये जो उन्होंने सेंटेंस पास किया है, कमेंट पास किया है, वो पास किया है लाइफ ऑफ काउले 1779। अब्राहम काउले का जब ये बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म कर रहे थे तो उसके अंदर इन्होंने ये टर्म पास किया है। ओके, सैमुअल जॉनसन डिफेंडेड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द 3 ड्रामेटिक यूनिटीज इन विच ऑफ हिज क्रिटिकल वर्क। अब सैमुअल जॉनसन, जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एक बायोग्राफिकल क्रिटिक थे। ये पोएट्री या ट्रेजेडी को उठा के नहीं बोलते थे कि पोएट्री ऐसी होनी चाहिए, ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए। ये मेन इंसान को पकड़ते थे और उनकी जम के तारीफें करते थे या बुराई करते थे और फिर बताते थे कि काम को कैसा होना चाहिए। हेंस आपके सैमुअल जॉनसन एक अलग टाइप के क्रिटिक हैं। तो इन्होंने शेक्सपियर को अब पकड़ा है और शेक्सपियर की इन्होंने जम के बुराइयां की हैं एंड कुछ अच्छे पॉइंट्स भी बताए हैं। अगर आपको याद होगा एंड आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है इस चैनल को, तो आई ऑलरेडी स्टार्टेड अ क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज अ लॉन्ग टाइम अगो, ऑलमोस्ट अ 1 month अगो, जहां पे आई हैव डिस्कस्ड प्रीफेस टू शेक्सपियर बहुत ज्यादा अच्छे से। तो आप जाइए, तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, आप जाके देख लीजिएगा। इस प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर आपके सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं एंड बहुत सारी गलत बातें बताई हैं। इन्होंने बोला है कि 3 ड्रामेटिक यूनिटीज को जो शेक्सपियर बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे, उनको डिफेंड किया है आपके सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर के अंदर। ओके, in critical essay with an assertion that poetry is the breadth and finer spirit of all knowledge, composed by William Wordsworth for the 2nd edition of his famous poetry collection। अब आपसे 2 इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं और आपसे पूछा है कि एक क्रिटिकल ऐसे जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, कौन सी वो बुक है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की, या कौन सा वो ऐसे है जो कि उनके 2nd एडिशन के फेमस वर्क में आया था? तो ये है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। ओके, Who compared the mind in creation to a fading coal। अब आपके जो पीबी शैली हैं, इन्होंने भी डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो माइंड इन क्रिएशन है वो एक फेडिंग कोल की तरह है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फ्रेजेस आ जाते हैं और काम पूछा जाता है कि किसने लिखा है। In which critical essay did Matthew Arnold asserts that creative power should be ranked higher than, यहाँ पे creative लिखा है, it should be critical। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपका, प्लीज एक्सक्यूज माई राइटिंग, आपका जो क्रिएटिव पावर है इट शुड ऑलवेज बी रैंक्ड हायर टू क्रिटिकल पावर। ये इन्होंने किस काम के अंदर बोला है? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, पब्लिश्ड 1864। अब फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जैसे ही आपके सामने आता है, आपके दिमाग में अगेन एक राइटर आना चाहिए जिसने अगेन सेम वर्क लिखा है इस टाइटल के ऊपर। ओके, मैथ्यू अर्नल्ड cited that the idea of touchstone as a comparative technique to judge the quality of a poet's work in his essay। आपके जो मैथ्यू अर्नल्ड है, उन्होंने टचस्टोन नाम का एक जो टर्म है वो कॉइन किया है। ये एक कंपैरेटिव टेक्निक इन्होंने बनाई है जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी वर्क को जज करने के लिए। ये कौन सी बुक में इन्होंने दी है? इनकी फेमस बुक है द स्टडी ऑफ पोएट्री। अब टचस्टोन के ऊपर और भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि टचस्टोन एक्चुअल में है क्या। टचस्टोन आपका एक ऐसा मेथड होता है जहां पे आप एंशिएंट राइटर्स के किसी वर्क को उठाते हो,
उस वर्क के किसी शॉर्ट पैसेजेस, लाइंस और इवन कोटेशंस को आप उठा के आज के पोएट्स के वर्क के सामने रखोगे, अगर वो उतना ही अच्छा हुआ तो बोलोगे कि वो अच्छा है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्वेश्चन आया है कि जो टचस्टोन मेथड है उसके अंदर क्या सिर्फ पैसेजेस आ सकते हैं? नहीं, शॉर्ट पैसेजेस, कोटेशंस एंड इवन सिंगल लाइंस भी आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, what is proposed by Matthew Arnold as the essence of criticism। एक टर्म इन्होंने दिया है डिसइंटरेस्टेडनेस, ये बोला भी नहीं जा रहा है, डिसइंटरेस्टेडनेस। ये जो पॉइंट है, ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम के ऊपर इन्होंने इसके अंदर कॉइन किया है, जिसके थ्रू इन्होंने बताया है कि एक जो क्रिटिक है उसको अपने काम से बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल आउटलुक रखना चाहिए, उससे अटैच नहीं हो जाना चाहिए। हेंस आपको ये भी पता होगा कि इनकी इसी क्वालिटीज की वजह से इनको न्यू क्रिटिसिज्म का फादर, या इनको और टीएस इलियट को न्यू क्रिटिसिज्म का फादर माना गया है, क्योंकि ये लोग हमेशा स्टार्टिंग से ये बोलते आए थे कि एक जो राइटर या क्रिटिक है वो एक काम से चिपक नहीं जाना चाहिए, उसको एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, जो इन्होंने इस टर्म के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ओके, In the function of criticism, T.S. Eliot attacked J. Middleton Murray and similar critics for being the devotees of what he called the inner voice। आपका देखिए ये टर्म देखिए, the function of criticism आपके T.S. Eliot ने भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर था the function of criticism in at present times, और ये है सिर्फ function of criticism। तो अपने इस काम के अंदर T.S. Eliot ने दो क्रिटिक्स का नाम लिया है, J. Middleton Murray एंड और भी जो आपके राइटर्स हैं, उनको अक्यूज किया है कि ये अपनी इनर वॉइस को यूज करते हैं क्रिटिसिज्म को जज करने के लिए, जो कि एक सही तरीका नहीं होता है। ओके, In which critical work has T.S. Eliot asserted that Shakespeare's Hamlet is an artistic failure। ये वाला जो पॉइंट है, इस पे एक शॉर्ट भी बनी हुई है और इस पे एक अलग से एनालिसिस भी की हुई है कि टी.एस. इलियट के कौन से वर्क में उन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट को बोला है कि वो भाई एक आर्टिस्टिक फेलियर है। तो वो जो आपका ऐसे है हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम्स 1919, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का टर्म यूज करते हुए इन्होंने कहा है कि हैमलेट के अंदर इनको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देखने को नहीं मिलता है, हेंस आपका हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है, वेयरएज मैकबेथ शेक्सपियर का एक आर्टिस्टिक सक्सेस है। आगे बढ़ते हैं। इन विच क्रिटिकल वर्क हैज टी.एस. इलियट एम्ड टू डिफाइन कल्चर एंड ट्रेस इट्स नेचुरल हिस्ट्री। अब कल्चरल स्टडीज बहुत आगे आने वाली हैं, लेकिन आपके टी.एस. इलियट ने कल्चर स्टडीज की फील्ड ऑलरेडी पेव करना स्टार्ट कर दी थी। अपने इस एस्से के अंदर कल्चर को डिफाइन करते हैं और कैसे कल्चर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, ये इन्होंने एनालिसिस की है। तो ये किसके अंदर की है? नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1949। इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको जानना है। ओके, In which essay has Eliot talked about dissociation of sensibility to refer to 17th century writers? As I already told you कि आगे एक और काम आने वाला है, मेटाफिजिकल पोएट्स। सैमुअल जॉनसन का हम लोग ने देखा था, अब हम लोग ये देख रहे हैं द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921। ये आपके इलियट का एक ऐसे है जिसके अंदर इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और ध्यान दीजिएगा यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी इसके अंदर इन्होंने डिफाइन की है, जिसके थ्रू बताया है इन्होंने कि 17th सेंचुरी या मेटाफिजिकल राइटर्स के आने के बाद जितने भी राइटर्स थे उनके काम में आपको डिसोसिएशन मतलब कि सेपरेशन देखने को मिलता है। या तो आपको उनके काम में इंटेलेक्चुअल पोएट्री या इंटेलेक्चुअल काम दिखेगा, या तो उनके काम में आपको भर भर के सेंटिमेंट्स और इमोशंस दिखेंगे। दोनों का एक अमेलगमेशन या यूनिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है, जो आपको मेटाफिजिकल पोएट्री में दिखेगा कि वहां पे आपको इंटेलेक्ट भी दिखेगा एंड आपको फीलिंग्स भी दिखेंगी। तो ये हुआ इनका कॉन्सेप्ट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का। लास्ट हमारा जो पॉइंट है, इन विच वर्क हैज इलियट क्रिटिसाइज्ड आर्नल्ड ऑफ हिज व्यू रिगार्डिंग ग्रेटनेस ऑफ पोएट। अब आपके जो इलियट हैं, इन्होंने मैथ्यू आर्नल्ड को ही एक चीज के लिए क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने ग्रेटनेस ऑफ पोएट के ऊपर आर्नल्ड ने कुछ बात बोली थी जिसको क्रिटिसाइज किया है आपके टी.एस. इलियट ने। किस काम के अंदर? यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। अब आप ये देखिए 1932 टू 1933 ये जो इनका काम है, ये नॉर्टन लेक्चर्स के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत सारे लेक्चर्स को मिला के एक साथ लिखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। विद दैट वी हैव कम टू
टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सारे क्रिटिसिज्म के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही वक्त में आपके सामने एक शैडो या फिर एक क्लाउड बन के आपके सामने घूम रहे होंगे। हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, आपके जो दोस्त हैं उनसे जरूर से ये शेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनकी भी एक हेल्प हो जाएगी, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे और वीडियोस आपको देखने हो तो सब्सक्राइब करना। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर प्रिपरेशन। आई रियली होप कि आपने जो भी तैयारी की है, जितनी भी मेहनत की है, वो एग्जाम में आप जाके करें, बहुत अच्छा एग्जाम आपका हो एंड उस एग्जाम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।